नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। आज है 12 अप्रैल 2025 और जैसा कि आपको पता है हम डेली न्यूज़ एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके बाद 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू करते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 12 अप्रैल 2025। तो अगर आपसे पूछे कि आज ऐसा कौन सा स्पेशल डे है, तो सिंपल सा याद रखना, हमारे यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है बैसाखी, है ना। तो बैसाखी आज 12 और 13 अप्रैल को ना, तो बैसाखी सेलिब्रेट किया जाता है। तो याद रखना कल 13 अप्रैल है, ठीक है। तो 13 अप्रैल को क्या हुआ था, तो याद रखना हमारे यहाँ पर एक एक्ट आया था, रोलेट एक्ट, ठीक है। और वो जो रोलेट एक्ट आया था, उस रोलेट एक्ट को उसके अंडर में 13 अप्रैल 1919 में इस रोलेट एक्ट की वजह से कुछ इंसिडेंट होता है जिसे क्या कहा गया था, जलियांवाला बाग मैसेकर। हुआ क्या था समझना, एक ऐसा एक्ट आता है रोलेट एक्ट जिसमें किसी भी पर्सन को मिनिमम 2 साल के लिए जेल में डाला जा सकता था अगर वो ब्रिटिश एम्पायर के अगेंस्ट में कुछ भी कर रहा होता है। तो होता क्या है, 2 पंजाब के लोकल लीडर होते हैं, एक होता है सत्यपाल और एक होता है किचलू। बोथ वर अरेस्टेड एंड सेंटेंस टू जेल अंडर रोलेट एक्ट। तो उसका अपोज करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को बहुत सारी भीड़ क्या होती है, जलियांवाला बाग में इकट्ठा होती है। उसी दिन याद रखना वहां पर जनरल डायर पहुंच जाता है और जनरल डायर जब पहुंच जाता है तो वहां पर गोली चलाने के आदेश दे देता है और उसमें हजारों लोग मारे जाते हैं। उस इंसिडेंट का बदला किसने लिया होता है, तो उधम सिंह ने लिया होता है, सरदार उधम सिंह ने, ठीक है। तो ये जो कहानी हुई, इसमें जो 2 लोग थे जिनके अपोज के पीछे कहानी चल रही थी रोलेट एक्ट के कारण, तो उस दिन याद रखना बैसाखी भी थी, ठीक है। तो बैसाखी की वजह से भी लोग वहां पर आए हुए थे, उसका अपोज भी कर रहे थे लोग अपने लोकल लीडर्स के अरेस्ट का, तो लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। तो उस दिन क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को बेसिकली जलियांवाला बाग मैसेकर होता है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और उसका रिवेंज कौन लेता है, तो आगे चलकर सरदार उधम सिंह। तो आपसे पिछले साल जो क्लैट का एग्जाम हुआ था लास्ट ईयर, तो उसमें एक पैसेज पूछ रखा था सीधा जलियांवाला बाग मैसेकर से। तो कौन सी डेट थी, कौन से 2 लोग अरेस्ट किए गए थे, कौन वहां पर गोली चला रहा था, तो याद रखना 2 माइकल डायर थे, एक था रेजिनल्ड ओडायर, एक था माइकल ओडायर। तो याद रखना रेजिनल्ड ओडायर वहां पर खड़ा होकर शूट कर रहा होता है, माइकल ओडायर जो था उसने शूट के ऑर्डर दिए होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तो सिंपल सा थोड़ा सा याद रखना, कई बार ऐसे फैक्चुअल स्टैटिक के जो क्वेश्चन है वो तुम्हारे एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। और उसी दिन क्या थी, बैसाखी, याद रखना 13 अप्रैल, ठीक है, जो कि कल है। 1699 को गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या किया था, पंजाब में खालसा पंथ की फाउंडेशन रखी होती है, खालसा पंथ की स्थापना की होती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना। तो कल क्या है, कल क्या हुआ था, तो जलियांवाला बाग मैसेकर, इसको भी ध्यान रखना, ठीक है। चलते हैं आगे, आज वैसे कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है। नेक्स्ट, आज की जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज आती है हमारे सामने, है ना, हम इसको काफी दिन से पढ़ते आ रहे हैं। और एक बात और ध्यान रखना, आज है सैटरडे, तो सैटरडे को बहुत बार क्या होता है कि न्यूज बहुत कम देखने को मिलती है ना, तो ज्यादा न्यूज नहीं है, जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे आपने देखा होगा दुनिया में टैरिफ वॉर चल रहा है ना, कि एक दूसरे जो यूएसए है बेसिकली पगला गया है, ऐसा कहा जा रहा है ना, कि वो सबके ऊपर टैरिफ लगाया जा रहा है। तो उसने सबसे पहले चाइना के ऊपर टैरिफ लगाया 2 अप्रैल को, और जिस दिन उसने 2 अप्रैल को 2 अप्रैल को टैरिफ लगाया, उसने उसको क्या कहा, लिबरेशन डे, है ना। ट्रंप ने इसको लिबरेशन डे कहा और उसने चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर 34% टैरिफ लगा दिया। उसके बाद 4 अप्रैल को उसने क्या किया, चाइना रेस्पॉन्डेड विद एन एडिशनल 34% टैरिफ ऑन ऑल यूएस प्रोडक्ट। चाइना ने उसके ऊपर सेम 34% टैरिफ और बढ़ा दिया। फिर 7 अप्रैल को होता है कि ट्रंप जो है वो उसको रिटालिएट कर देता है विद 50% मोर टैरिफ, ठीक है, और टोटल टैरिफ कितना हो जाता है 104%। फिर 9 अप्रैल को क्या होता है, चाइना रिटालिएटेड विद एन एडिशनल 50% टैरिफ, रेजिंग टोटल टैरिफ ऑन यूएस टू 84%। और 9 अप्रैल को क्या होता है, ट्रंप वंस अगेन रेज द टोटल टैरिफ्स ऑन चाइनीज इंपोर्ट टू 145%। और इसके अगेंस्ट में चाइना ने 125% टैरिफ किस पे लगा दिया, यूएस गुड्स के ऊपर लगा दिया। तो बेसिकली एक टैरिफ वॉर चल रहा है ना, और ये जहां जाकर खत्म होगा उसके बाद हम इसके ऊपर अच्छे से पूरा डिस्कशन एक बार करेंगे, एमआईटी में जरूर करेंगे कि इन सब के पीछे क्या निष्कर्ष, क्या इसका
एंड पॉइंट निकल के आता है। बात समझ में आ रही है? तो अभी बस इसको जस्ट कंटिन्यू पढ़ते रहना है। भारत के ऊपर कितना लगा था, है ना, दूसरे देशों पर लगा दिया उसने, वो सब बातें हम काफी टाइम से पढ़ रहे हैं। हाँ, बस एक बात याद रखना कि जो यूएसए है ना, यूएसए का किसी जमाने में दुश्मन माना जाता था रशिया, कि रशिया जो है, क्योंकि देखो यूएसए जो था, यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या चल रहा था, कोल्ड वॉर चल रहा था ना। और जब दोनों के बीच में कोल्ड वॉर चल रहा था, जो लगभग 1945 से 1991 तक चला, और आगे चलकर 1991 के अंदर ये जो आपका यूएसएसआर था, इस यूएसएसआर का दो पार्ट्स में डिवीजन हो गया। एक को आपने कह दिया आप सभी का फेवरेट रशिया, और दूसरा क्या कह दिया गया उसको, यूरोपियन यूनियन, ठीक है। तो पहले यूएसएसआर क्या था, तो बेसिकली जो यूएसएसआर था वो एक सोशलिस्ट ग्रुप था, ठीक है, और जो आपका यूएसए था वो कैपिटलिस्ट ग्रुप था, ठीक है। यहाँ की इकोनॉमी कैसी, कैपिटलिज्म है, और वहाँ पर सोशलिज्म है। कैपिटलिज्म वो होता है जहाँ पर मैक्सिमम चीज़ों की ओनरशिप प्राइवेट लोगों के पास होती है, जैसे अमेरिका। अगर मान लो अमेरिका में तुम बीमार हो गए तो तुम इलाज अपना खुद कराओ, मर गए तो कोई टेंशन नहीं है, सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पर सरकारी भी है, प्राइवेट भी है। अगर मैं गरीब हूं तो मेरे लिए एसएमएस हॉस्पिटल है, मैं फ्री में इलाज करा लूंगा। अगर मैं अमीर हूं तो मैं बगल में दुर्लभ जी में इलाज करा लूंगा, लेकिन मेरा इलाज हो जाएगा। बट अमेरिका जैसे देश में ऐसा नहीं है। वो तो पहले इंडिया भी क्या था, सोशलिस्ट था। बात समझ में आ रही है? मैक्सिमम चीजें सरकार के पास होती थी, लेकिन बाद में 1991 में क्या आ गए थे, फाइनेंशियल क्राइसिस। तब जाकर हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया, और हम उस जो हमारे यहाँ पर सोशलिस्ट या सोशलिज्म था उससे बाहर निकलकर हम कहाँ आए, मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़े। तो आज ना हम सोशलिस्ट है ना कैपिटलिस्ट है, बीच में है। बात समझ में आ रही है? बट समझना, यहाँ पर अमेरिका हमेशा से कैपिटलिस्ट रहा है, वो हमेशा से सोशलिस्ट रहा है। तो जब 1971 में जब हमारे ऊपर हमारी लड़ाई होती है किससे, पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान की तरफ से कौन आता है, अमेरिका आता है। तो अमेरिका जो उसकी हेल्प कर रहा होता है, तो रशिया पहला देश होता है जो हमारी हेल्प करता है यूएसएसआर किसके अगेंस्ट, अमेरिका के अगेंस्ट, कि अगर तुमने इन पे अटैक किया तो हमारे ऊपर अटैक माना जाएगा, हम भी तुम पे अटैक करेंगे। तब के बाद से हमें लगा कि रशिया हमारा परम मित्र है, हमें उसका सपोर्ट करना चाहिए। तो उस समय प्राइम मिनिस्टर कौन थी, इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया, और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1976 में उन्होंने हमारी प्रियम्बल में एक वर्ड जोड़ दिया जिसे हमने क्या कहा, सोशल, ठीक है, सोशल, ठीक है, सेक्युलर और आपका इंटीग्रिटी, 3 वर्ड जोड़े जाते हैं। बात समझ में आ रही है? ताकि हमारा झुकाव किधर नजर आए, हमारा झुकाव नजर आए कि हम कैसे देश हैं, सोशलिस्ट देश है। लेकिन 1991 के उस फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद हमने उसको छोड़ दिया और हम आगे बढ़ गए, ठीक है। तो अमेरिका को लगता था कि पहले मेरा दुश्मन कौन है, रशिया। लेकिन जैसे थोड़ा टाइम पास हुआ तो अमेरिका को लगने लगा कि यार मुझे रशिया से अब डरने की जरूरत नहीं है, अगर कोई है जो मुझे टक्कर दे सकता है वो कौन है, चाइना। क्योंकि चाइना जिस स्पीड से बढ़ा है ना, चाइना जिस गति से आगे बढ़ रहा है ना, चाइना एक दिन सबको पीछे छोड़ देगा। जैसे अगर मैं कहूं अमेरिका की पावर क्या है तो आप कहोगे डॉलर, ठीक है। अगर मैं तुमसे कह दूं चाइना की करेंसी कौन सी है तो युआन, ठीक है। तो एक काम हो सकता है कि अगर युआन को इससे स्ट्रॉन्ग कर दिया जाए, इससे मजबूत कर दिया जाए, तो चाइना पूरी दुनिया में काम कर सकता है। इसीलिए तो चाइना ने बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए। तुमने देखा होगा पांडा पॉलिसी लेकर आया है ना, तुमने देखा उसके अंदर वो BRI बॉर्डर रोड इनिशिएटिव लेकर आया 2013 में, है ना, जो गरीब देश है उन गरीब देशों को डिस्काउंट पर अपना प्रोडक्ट देता था और कहता था तुम बस क्या करो, हमारी करेंसी स्टोर कर लो। तो पूरी दुनिया में जब इनकी करेंसी हो जाएगी तो दुनिया के हर देश में ट्रेड होगा आपस में, तो किस करेंसी को स्ट्रॉन्ग मान लिया जाएगा, युआन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। जैसे आज डॉलर है, आज तुम किसी देश में चले जाओ डॉलर है, हर जगह चल जाता है, पैसा हर जगह नहीं चलता है, रुपया नहीं चलता हमारा, गांधी जी नहीं चलते हर जगह। बात समझ में आ रही है? तो वो उसको स्ट्रॉन्ग करने पे लगा। तो अमेरिका को लगा कि मुझे किसको कमजोर करना पड़ेगा, मुझे कमजोर करना पड़ेगा चाइना को। बस उसी में अब अमेरिका में ट्रम्प साहब आ चुके हैं। ट्रम्प से पहले कौन था, बाइडन। आपने कई बार एक न्यूज सुनी होगी, काफी बार था, हिंदू में भी आई थी, हर न्यूज़पेपर में आती थी, कि बाइडन के जो बेटे हैं उनका बिजनेस कहां पर है, चाइना में मैक्सिमम। तो वो चाइना की तरफ सॉफ्ट रहते थे। इसीलिए जब हमारे यहाँ पर वो आया था, कोरोना आया था, तो अमेरिका है ना, या जो WHO है बेसिकली, उसने
चाइना को ब्लेम नहीं किया था ज्यादा। इसीलिए जब ट्रंप अब दोबारा से चुनकर आए हैं तो ट्रंप ने क्या किया, डब्ल्यूएचओ से यूएसए को विड्रॉ कर लिया, क्योंकि उसने कहा कि डब्ल्यूएचओ किसके लिए सॉफ्ट काम कर रहा है, सॉफ्ट किसकी तरफ है, चाइना की तरफ। जबकि उस समय प्रेसिडेंट जो थे वो आप कहानी समझ गए होंगे, पूरी समझ गए। लेकिन हाँ, अब अगर उसे आगे बढ़ने से रोकना है तो क्या करना होगा, उसकी करेंसी को कमजोर करना होगा। तो कुछ नहीं, उसके ऊपर टैरिफ पे टैरिफ लगाए जा रहे हैं। तो आप एक चीज देख रहे होगे कि सबसे ज्यादा टारगेट किसको किया जा रहा है, चाइना को किया जा रहा है। चाइना उसको बराबर रिटेलिएट कर रहा है, हाँ तुम बढ़ाओ हम भी बढ़ा देंगे, टिट फॉर टैट, ये तो लिखा है टिट फॉर टैट, तुम बढ़ाते रहो मैं बढ़ाता रहूंगा। अब ये कहां एंड होगा पता नहीं, लेकिन हाँ इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो इसका इफेक्ट गरीब देशों पर पड़ेगा। वो बेचारे मजबूर हो जाएंगे, है ना, कि उनको मजबूरी में इधर से महंगा प्रोडक्ट आ रहा है, इधर से महंगा प्रोडक्ट आ रहा है। अब कई प्रोडक्ट होते हैं जो यहां आते हैं, यूएसए से चाइना घूम के आते हैं, सस्ते पड़ जाते हैं, अब वो भी महंगे हो जाएंगे धीरे धीरे, बात समझ में आ रही है। तो इन चीजों पर भी इफेक्ट पड़ेगा, तो जो गरीब देश हैं वो मारे जाएंगे और कुछ नहीं होगा। तो आपने हमेशा एक कहानी सुनी होगी कि एक कहावत है कि जब दो हाथी आपस में लड़ते हैं ना, तो वहां पर जो मैदान होता है ना घास, उसको पछताना पड़ता है। तो जब ये दो बड़े बड़े हाथी आपस में लड़ेंगे तो हमारे जैसे छोटे छोटे देश, है ना, इंडिया हालांकि उस पर कम इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि इंडिया दोनों के लिए बराबर है, हमारे लिए दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, हम दोनों से मिलकर रखते हैं। लेकिन जो गरीब देश है उनका बुरा हाल हो जाएगा, जैसे दो हाथी लड़ते हैं जब घास का हाल हो जाता है, समझ गए। तो वो क्या होगा क्या नहीं होगा, वी विल डिस्कस, ठीक है, हम पढ़ लेंगे आगे चल के। लेकिन हाँ, कुछ ऐसा चल रहा है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये भी हो सकता है कि आने वाले टाइम में दुनिया दो ग्रुप में टूट जाए, जैसे अभी टूटी थी यूएसएसआर यूएसए, ऐसे ही एक हो जाएगा डेमोक्रेटिक और एक हो जाएंगे डिक्टेटर, है ना। अमेरिका कहेगा कि हम डेमोक्रेसी वाले ग्रुप हैं, चाइना कहेगा डिक्टेटरशिप वाले ग्रुप है। तो रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, ये सब एक तरफ, हम बीच में फंस जाएंगे, हम इधर जाएं कि इधर जाएं, वहां जाएं तो इससे खतरा, यहां जाएं तो उससे खतरा। तो देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी होती है, वो सब बाद की बातें हैं, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे, ये काफी टाइम से रिपीट हो रही न्यूज, आई होप कि आपको थोड़ा बहुत बातें समझ में आई होंगी ना। और इन सब चीजों से हो क्या रहा है, तो मार्केट बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, शेयर मार्केट, है ना। आपको पता होगा भयंकर तरीके से गिरावट आ रही है। जैसे आज से पहले यूएस के अंदर 1929 में मार्केट क्रैश हुआ था, 2000 में हुआ था, 2007 में हुआ था, 1960s 70s में हो चुका है, 2007-9, ठीक है। तो हो सकता है ये भी उसका इफेक्ट देखने को मिले, है ना। चल रही है न्यूज, अभी खत्म नहीं हुई है, जब ही एंड हो जाएगा टैरिफ वॉर तब हम इसके ऊपर एक डिटेल्ड एनालिसिस फिर से कर लेंगे। अभी जो डेली हो रहा है उसको थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल आउटपुट ग्रोथ स्लोज टू 2.9% इन द फेब। ये भी आपके द हिंदू के फ्रंट पेज की न्यूज है ना, कि कह क्या रहा है कि हमारे यहां पर जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है ना, उसकी ग्रोथ फरवरी में सबसे स्लो रही, कितनी, 2.9%। अब देखो दो चीजें हैं, हमारे यहां पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, और उन इंडस्ट्रीज में भी कोर इंडस्ट्रीज कितनी है, 8। देर आर 8 कोर इंडस्ट्रीज। याद रखना, कई बार एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेता है कौन सी कोर इंडस्ट्री का सबसे ज्यादा शेयर है हमारे मार्केट में, या सबसे कम कौन सा है ना। सीक्वेंस पूछ लेगा कौन कौन सी इंडस्ट्रीज कोर इंडस्ट्रीज का पार्ट है। तो हमारे यहाँ पर हंड्रेड्स ऑफ द इंडस्ट्रीज है, बट जो कोर इंडस्ट्री है वो 8 है, समझ गए। सबसे मेन, सबसे जो बेस इंडस्ट्रीज है वो 8 है, और उनका हर 2 महीने में क्या आता है, तो बेसिकली डाटा निकल के आता है कि कितना परसेंटेज ग्रोथ रहा। तो जस्ट वही एक न्यूज है, कई बार ये क्वेश्चन आए हुए हैं, सिंपल वन लाइनर में आ जाते हैं, बट उन वन लाइनर को समझने के लिए थोड़ी सी समझ हमें होनी चाहिए। जैसे IIP, what is IIP? Index of Industrial Production. This Index of Industrial Production was initially started in 1937. उसको बेस बनाकर निकाला गया, लेकिन जब 1950 आया तो हमने उसके बाद उसको चेंज कर दिया, ठीक है। ये कौन प्रेजेंट करता है, तो याद रखना सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन इसको क्या करता है, पब्लिश करता है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो याद रखना आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, ठीक है। अगर आपसे पूछे इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, अगर आपसे पूछे इसका बेस ईयर कौन सा है आज के टाइम पर, तो इसका बेस ईयर है 2011 एंड 12। और अगर मैं बात करता हूं भारत में सारी इंडस्ट्रीज को मिलाकर, तो उनमें से इन 8 कोर इंडस्ट्रीज का जो परसेंटेज है वो कितना है, 40.27%। कई बार इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाते हैं। कौन कौन सी 8 इंडस्ट्रीज है, सिंपल याद रखना, 8 ही नाम याद करने हैं। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल,
क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। यानी कि इनमें से एक भी ना हो तो यहां पर डेवलपमेंट की बात को सोचना ही पॉसिबल नहीं है। आप देख लो, अगर फर्टिलाइजर्स हटा दो तो एग्रीकल्चर गायब हो जाएगा, सीमेंट हटा दो तो पूरा डेवलपमेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो गायब हो जाएगा, नेचुरल गैस हटा दो तो पूरी की पूरी फूड इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी, अगर क्रूड ऑयल को हटा दो तो पूरा का पूरा जो आपका डिफेंस भी और आपका साथ के साथ जो आपका जो इंडस्ट्री है, गाड़ी है ना, सब क्या हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे। तो इनके बिना भारत का डेवलपमेंट सोचना ही बेकार है। तो दीज आर द 8 इंडस्ट्रीज और इनका इस बार का कितना रहा है जो ग्रोथ रेट, वो 2.9%। सिंपल याद रखना, ठीक है। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। देखो, सबसे पहले कोल 10.33% मार्केट शेयर, उसके बाद क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, सबके परसेंटेज भी लिखे हैं। तो सिंपल सा एक बार आप देखोगे, 2 बार इनको पढ़ोगे तो नाम याद हो जाएंगे, ठीक है। चले नेक्स्ट, कर्नाटका क्लियर्स गिग वर्कर्स बिल। देखो, कल हमने एक बहुत अच्छा आर्टिकल डिस्कस किया था कि जो गिग वर्कर्स होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर काम करते हैं, जैसे जोमेटो, स्विगी, ओला, है ना, इनमें काम करने वाले हैं कि इनको जरूरत पड़ी, इन्होंने 2-4 घंटे काम किया, देन वो घर पर आ गए, आराम कर लिया, जो भी था। तो कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर जो काम करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? गिग वर्कर्स, ठीक है। और भारत में गिग वर्कर्स की इकोनॉमी बढ़ रही है। आपने देखा होगा, पढ़ने वाला बच्चा भी क्या करता है, शाम को 2-4 घंटे ओला उबर चला लेता है, ठीक है, अपनी एक्स्ट्रा इनकम कर लेता है। तो ये इंडस्ट्री बढ़ रही है बेसिकली। तो इसमें काम करने वाले लोगों के लिए हेल्थ पॉलिसीज, उनकी इंश्योरेंस पॉलिसीज, उनके पेंशन पॉलिसीज, उनको पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में ये इंडस्ट्री बढ़ेगी। तो इसमें लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का इंटरेस्ट रहे, ज़्यादा लोग काम करें, तो इनके बारे में, थोड़ी सी फैसिलिटीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। तो कल ही हमने पढ़ा था कि हमारी कैबिनेट के अंदर एक बिल आ रखा है, शायद उसको अप्रूवल मिल जाएगा तो न्यूज़ में आ जाएगा, है ना। लेकिन इसी बीच याद रखना, मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था, शायद आपने आंसर भी दिया था कल, कि फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा होता है जिसने गिग वर्कर्स के राइट्स के लिए एक बिल पास किया था? तो वो कौन था? राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट। उसके बाद कौन सा बन गया? तो याद रखना, कर्नाटका ने क्या कर दिया? गिग वर्कर्स के बिल को पास कर दिया है, ठीक है। द कर्नाटका कैबिनेट हैज क्लियर्ड द कर्नाटका प्लेटफॉर्म बेस्ड गिग वर्कर्स सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर बिल 2024 which aims at creating a welfare fund for platform-based gig workers in the state and place obligations on aggregators. The government is expected to take the ordinance route to implement the welfare provisions. The bill proposes a welfare fees of 1 to 5% of the payout to the worker during each transaction. ठीक है, तो उनके बेनिफिट के लिए ये काम किया जा रहा है। तो सिंपल याद रखना, दूसरा स्टेट कर्नाटका, ठीक है। कौन से आर्टिकल में लिखा है? तो आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, राइट टू एम्प्लॉयमेंट की बात करता है, डीपीएसपी का। तो ये हमने कल भी डिस्कस किया था, आज फिर से ये न्यूज़ आ गई, तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई होगी कि हाँ, इसको कैसे पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि हम पहले कंटिन्यू कर चुके हैं। चलते हैं नेक्स्ट, द बीजिंग इंडिया रिपोर्ट एज माइलस्टोन एंड अपॉर्चुनिटी। देखो, समझना, एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल लिखा गया है। इट ब्रेक्स माई हार्ट टू सी गर्ल्स ड्रॉपिंग आउट ऑफ स्कूल ड्यू टू क्लाइमेट चेंज एंड माइग्रेशन, सेज ए दीदी फ्रॉम धनलेकिनखर विलेज इन कंकर, छत्तीसगढ़। This generation was supposed to do better. It has been 30 years since the adoption of the Beijing Declaration and Platform for Action, a landmark international agenda outlining an action plan for gender equality across 12 dimensions such as education, health, economic, politics, etc. देखो, समझना, अगर मैं कहता हूं कि मुझे आगे बढ़ना है, संसार को आगे बढ़ाना है, तो आपने एक बात समझी होगी कि जो वुमेन है, जो महिला है, उसका पार्टिसिपेशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और वुमेन्स के लिए हमारे इस इंडस्ट्री में, है ना, काम करने के लिए इक्वेलिटी होना बहुत जरूरी है। आप ऐसा थोड़ी ना कि वो कमजोर है तो आप उनको ऐसा नहीं कर सकते हो, है ना, उनको इक्वेलिटी होनी चाहिए। तो हम वैसे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सी जगह पढ़ते हैं, इक्वेलिटी फॉर ऑल, है ना, ये सब पढ़ते रहते हैं। बट याद रखना 1995 के अंदर एक बीजिंग डिक्लेरेशन होता है एंड प्लेटफॉर्म फॉर द एक्शन। होता क्या है इसमें समझना, इट वॉज अडोप्टेड ऑन 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन।
4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन हुआ था 1995 में, उसमें इसमें इसको बीजिंग में अडॉप्ट किया गया और कहा गया, समझना बहुत ध्यान से, कहा गया कि जो वुमेन होती हैं उनको उनकी लाइफ को बेहतर करने के लिए, है ना, क्योंकि वुमेन की लाइफ अगर बेहतर है तो सोसाइटी की लाइफ बेहतर है ना। उनको अगर आप ऐसे रखोगे तो सोसाइटी नहीं बढ़ पाएगी। तो उनके जीवन से रिलेटेड 12 ऐसे चैलेंजेस जो ठीक होने चाहिए, अगर वो ठीक हो जाते हैं तो वुमेन बेहतर कंडीशंस में आ सकती है। 1995 में कहा गया था। आज लगभग उस चीज को 30 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन महिलाओं की कंडीशन आज भी वैसी की वैसी है। तो इसने यही तो लिखा पहला कि इट हैज बीन 13 ईयर्स सिंस द अडॉप्शन ऑफ दिस प्लान, है ना, और वुमेन इसमें अच्छा कर सकती थी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आपसे एक सिंपल सा पॉइंट आ गया, व्हाट इज बीजिंग डिक्लेरेशन। तो आप थोड़ा बहुत समझ चुके होंगे। द बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन इज ए ग्लोबल एजेंडा अडॉप्टेड इन 1995 बाय 189 countries to achieve gender equality and empower women and girls. It's considered the most comprehensive and transformative global plan for these goals. The platform outlines 12 critical areas for action, focusing on areas like women's rights, poverty, education, health, violence and political participation. तो समझना वो कौन कौन से वो हैं, फिर हम इसके अंदर भी बात करेंगे वो 12 फील्ड कौन कौन से। देखो समझना, वुमेन इन पावर एंड डिसीजन मेकिंग। आज भी अगर आप देखोगे तो वुमेन के पास पावर नहीं है डिसीजन मेकिंग की। आप अपने घरों में भी देखोगे तो आज भी पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग पावर मेंस के पास ज्यादा होती है ना। तो बाहर इंडस्ट्री की तो बाद की ही बातें हैं, तो उनको उसमें स्ट्रॉन्ग करना है, एम्पावर करना है, ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर द एडवांसमेंट ऑफ वुमेन, ह्यूमन राइट्स ऑफ द वुमेन, लेकिन ऐसा नहीं है ना। अभी कल आपने देखा होगा मोदी जी ने एक केस को लेकर बातचीत की कि वहां पर वाराणसी में एक 19 साल की लड़की के साथ 23 लोगों ने 6 दिन तक गैंगरेप किया होता है। सोचो भारत कहाँ 1995 में इस एजेंडा को अपना कर बैठा है कि वुमेन को हम वहां पहुंचाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर हो क्या रहा है, बात समझ में आ रही है। हाँ, तो उसी चीजों को ध्यान में रखते हुए इसकी बात की जा रही है। और न्यूज में क्यों आ गया, क्योंकि 30 ईयर पूरे हो चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेना है। वुमेन एंड द मीडिया, ठीक है, वुमेन एंड द एनवायरमेंट। देखो एनवायरमेंट में वुमेन का एनवायरमेंट एडॉप्शन में बहुत बड़ा रोल होता है। अगर मैं कहूँ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो उससे भी वुमेन की लाइफ पर इफेक्ट पड़ता है, उनके जो हाइजीन, उनकी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ता है ना। जैसे जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है उसके अंदर जो अमीर घर की महिलाएं हैं मान लो, ठीक है, बढ़िया अच्छे एसी घरों में रह रही हैं तो उनको इतना इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। लेकिन जो गरीब घर की महिलाएं हैं जो झुग्गी झोपड़ियों में रहती हैं, है ना, वो जो प्लास्टिक के घर में रहती है या टीन के घरों में रहती हैं, और जब यहाँ पर एक्सट्रीम लेवल की गर्मी पड़ती है, रोड किनारे वो रहती हैं, और उस समय जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है ना, पीरियड्स वाला साइकिल आता है, तो उस समय उसको शरीर को जो कह सकता हूँ कि पीड़ा परेशानी झेलनी पड़ती होगी, तो उसके लिए भी तो काम होना चाहिए ना। हालांकि सरकार बहुत सारी स्कीम चलाती है, अक्षय कुमार ने मूवी भी बना रखी है इन चीजों के ऊपर, बट वो बात की बात है। लेकिन आज भी इक्वालिटी नहीं है उनके साथ, तो वो कैसे लाई जाए, बस वही इसमें डिस्कस की गई थी। जैसे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के साथ जो अत्याचार होते हैं, वायलेंस होती है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ठीक है। वुमेन एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट, उसको कैसे किया जाए। मैंने आपको आप्सपा एक्ट बताया था, जिसमें जब महिलाओं के साथ रेप वगैरह होता है तो उसके अंदर आप्सपा में कहा गया था कि जस्टिस वर्मा कमेटी ने कि भाई वो जो कंडीशन वो क्या होनी चाहिए, नॉर्मल जुरिस्डिक्शन में आनी चाहिए, ना कि आर्मी की जुरिस्डिक्शन में, तो वो सब भी होना चाहिए, ठीक है। वुमेन एंड हेल्थ, वो मैंने अभी बात कर ली। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ वुमेन, महिलाओं की पढ़ाई। आज भी तुमने देखा राजस्थान में सबसे ज्यादा होता है, अगर बच्ची 10वीं 12वीं पास कर लेती है तो शादी करके साइड में, अब नहीं पढ़ना इसको, लेकिन उनकी एजुकेशन की बात ही नहीं कर रहा है कोई। तो ये 12 एजेंडाज थे जो उस बीजिंग डिक्लेरेशन में पास किए गए थे, समझ में आ रही है। अब इस आर्टिकल में कहा गया कि उन 12 एजेंडाज को अगर पूरा किया जा सकता है तो वुमेन की सेफ्टी भी ठीक रहेगी। जैसे आपने यहाँ पर एक पोस एक्ट पढ़ा होगा ना, पोस एक्ट, कि जो वुमेन होती है उनके वर्किंग कंडीशंस में उनके साथ कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट ना हो जाए, तो उसका भी इसमें जिक्र किया हुआ है, ठीक है, पोस एक्ट का, ठीक है। उसके साथ साथ आपके जैसे कि फॉर एग्जांपल उनकी एजुकेशन है ना, उसका भी जिक्र किया हुआ है। एनवायरमेंट को अगर अच्छा करना है, तुम जो ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हो, मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ जो इसमें लिखा है ना, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से, बाकी तुम पढ़ लेना इसमें, ठीक है। कि जो वुमेन होती है वो अगर अच्छे से एजुकेट की जाए, अच्छे से उनको अगर ये एजेंडा पूरे किए जाए तो वो हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग वाला उसमें भी हेल्प कर सकती हैं, क्योंकि मैक्सिमम भारत में वुमेन्स का पार्टिसिपेशन एग्रीकल्चर में है।
और अगर वो एजुकेटेड है, अगर वो अच्छी पढ़ी लिखी है, अच्छा उनको इनकम मिल रहा है, तो जो आपका एग्रीकल्चर फील्ड है उसको भी अच्छा किया जा सकता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं। अगर वुमेन को, देखो सिंपल सी बात है, एक स्कीम आई थी वाटर फॉर वुमेन, वुमेन फॉर वाटर। उसका मतलब ये था कि वुमेन को इतना एजुकेट कर दो कि वो कम से कम पानी को बचाने में सक्सेसफुल हो, सक्षम हो, क्योंकि कल को अगर पानी खत्म हो गया तो सबसे ज्यादा दिक्कत किसको आने वाली है? वुमेन को। क्योंकि कोई भी आदमी पानी भरने जाते हुए तो उन्हें नहीं देखा होगा, वो 2-4% एक्सेप्शनल होंगे, तो पानी खत्म हुआ तो भी वुमेन को दिक्कत है ना। तो हर जगह किसको परेशानी हो रही है? वुमेन को। तो बस उसी के लिए हमने क्या किया था? बीजिंग डिक्लेरेशन। आई होप कि आपको उस बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ओके। इट एम्फेसाइज वुमेन्स राइट एज ह्यूमन राइट्स। उनका ह्यूमन राइट्स मिलना चाहिए, जैसे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 1993 के अंदर, 1993 में यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, एडवोकेटिंग फॉर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। ठीक है, आपने देखा होगा लड़कियों के से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना। आपने सुना होगा उसके बारे में, एक स्कीम चलती है जिसमें उनको शादी या एजुकेशन के लिए पैसा दिया जाता है ना। तो बहुत सारी स्कीम उनके लिए चलाई गई। ठीक है, लेकिन हाँ वो नजर नहीं आती, बस वही बात किया गया है। ठीक है, चलते नेक्स्ट। गर्ल्स विद लेस एक्सेस टू रिसोर्स एंड डिसीजन मेकिंग पावर, एक्सट्रीम हीट एक्सपोज्ड, मैंने समझा है ना अभी। ठीक है, माल न्यूट्रिशन, बहुत बार आपने देखा होगा गरीबी में माल न्यूट्रिशन का शिकार होना पड़ता है। फिर उसके बाद जो बच्चे पैदा होते हैं वो भी फिर कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, माल न्यूट्रिशन। फिर अगर बच्चे ही देश के ऐसे हैं तो भविष्य कैसा होगा। बट इसको कंट्रोल करने के लिए मोदी जी का पोषण किट चलती है ना, जिसके अंदर इन प्रेग्नेंट वुमेन्स को रूरल इलाके में गरीब महिलाओं को क्या दिया जाता है? पोषण किट दी जाती है, ताकि पेट में पलने वाला बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल सके और देश के डेवलपमेंट में वो हेल्प कर सके। तो वो बाद की बातें हैं, लेकिन वहां तक चीजें नहीं पहुंच पा रही है, बस वही डिस्कस किया गया। फूड सिक्योरिटी नहीं है उनके पास। ठीक है, सिंपल सा याद रखना। गिविंग शेप टू द यूनिवर्सिटी ऑफ द फ्यूचर। अब इस पूरे आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, तो बस ज्यादा नीड नहीं है तुम्हें पढ़ने की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बार बार न्यूज में आ रहा है ना, काफी बार पढ़ा हमने, 3 बार आ चुका है ना। अब तो तुम्हें याद भी हो गया होगा कि सर अब तो याद हो गया है ना 1968, लेकिन आएगा तो पढ़ना तो पड़ेगा। फिर कब आया था? तो 1986। फिर इसी को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया 1992 में, और तीसरी बार इसको कब लाया गया? 2020 में। ठीक है, अब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को तुम लगाना चाहते हो, लेकिन उससे तुम्हें क्या करना होगा? उसको बेहतर तरीके से लगाने की जरूरत है। अब प्रॉपर काउंसलिंग नहीं होती है बच्चों की, है ना। बच्चे ने किसी को देख लिया, अच्छा मेरी मौसी का लड़का तो आईएएस बन गया, तो चलो मैं भी उसी की तैयारी कर लेता हूँ। उसको ये नहीं पता कि तेरी कैपेसिटी क्या है। अच्छा मेरी बुआ के लड़के ने क्लैट कर लिया तो मैं भी क्लैट कर लेता हूँ। उसको ये नहीं पता कि वो उसके लिए कैपेबल है भी कि नहीं है ना। मेरे मामा के लड़के ने क्या कर लिया? आईआईटी निकाल ली, तो मैं भी अब 12वीं पास करते जेईई की कोचिंग करूंगा, वो भी कोटा से करूंगा और मैं सेलेक्ट हो जाऊंगा। लेकिन 1 साल वहां पर जॉब कर पड़ता है, ठीक है, पास भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, छोड़ना पड़ता है, कितने इंसिडेंट होते हैं। तो हमें अगर भारत के भविष्य को, फ्यूचर को संवारना है, तो हमें उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को एक ट्रांसफॉर्मेटिव वे में इंप्लीमेंट करना होगा, जहां पर प्रॉपर काउंसलिंग हो, प्रॉपर एजुकेशन हो, प्रॉपर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाए, जैसे कि अटल टिंकरिंग लैब्स लगाई गई थी, वो सब होना चाहिए, है ना। तो काफी बार हम पढ़ चुके हैं, बस वही चीजें इस आर्टिकल में दोबारा से जिक्र की गई, और कुछ नहीं है। क्रॉस डिसिप्लिनरी लर्निंग एंड द प्रैक्टिस ऑन इंटर डिसिप्लिनरी थॉट, ठीक है, वही सब डिस्कस किया गया, ज्यादा कुछ इसके अंदर नहीं है। Creating a higher education structure in India that implements the vision of the National Education Policy 2020 will need to be a well throughout plan। समझ गए होंगे क्या थीम है? एक बार इसको पढ़ना, सब कुछ थ्योरेटिकल इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। Dire efforts, the conservation argument for resurrecting dire wolves is not credible। देखो समझना होता क्या है। अच्छा बताओ, ये जो हुआ इंसिडेंट, इज इट एथिकल? क्या ये एथिकल है? हुआ क्या समझना। शायद आप लोगों ने गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज देखी होगी ना, मोस्टली ने नहीं देखी होगी। उसके अंदर एक डायर वोल्फ उसमें दिखाए जाते हैं, जो आज से लगभग 10 to 12,000 ईयर पहले वाइप आउट हो गए, खत्म हो गए, ठीक है, एक्सटिंक्ट हो गए। अब क्या हुआ, उनके जो हड्डियां मिली, उनकी जो स्केलेटन मिले हमारे साइंटिस्टों को, उन्होंने उनको निकाला, उनसे डीएनए एक्सट्रैक्ट किया
और उनको फिर किसी फीमेल डॉग के उसके साथ ब्रीड करके उसको दोबारा से पैदा कर दिया। मतलब 12,000 सालों के बाद लगभग ये जो डायरवोल्फ की जो प्रजाति है, इसको, इस स्पीसीज को दोबारा से दुनिया में इंट्रोड्यूस करवा दिया गया। बट अभी भी ये श्योर नहीं है कि क्या ये वही डायरवोल्फ बनेगा जो पहले था, क्या ये अभी जो दूसरे चलते हैं ना, जैसे आपने देखे होंगे, जैसे एक डॉग होता है, कुत्ता होता है, गीदड़ होता है ना, कुछ ऐसा ना बन जाए, है ना, समझ में आ रही है? क्योंकि कुत्ते को देखने में और उस गीदड़ को देखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन जब थोड़ा सा अगर तुम्हें उसके बीच का डिफरेंस पता है तो ही तुम आइडेंटिफाई कर पाओगे। अगर तुमने कभी नहीं देखा तो आप बता ही नहीं सकते कि वो सियार या गीदड़ है या फिर कोई कुत्ता है, समझ गए? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या वो रियल में वही डायरवोल्फ है, क्या ये उसका दूसरा कोई ब्रीड है ना? लेकिन हाँ, अगर ये ऐसा है ना, इसको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है आपके एडिटोरियल्स में, अगर ये वो है तो क्या इनको कंजर्व करना ठीक है? ऐसे तो कल को ये हो जाएगा कि ऐसे ऐसे बच्चे पैदा कर लिए जाएंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग से, है ना, कि बच्चा 5 साल का हुआ साइंटिस्ट बन गया, तो अपने बच्चे का बचपन ही खा लिया पूरा, है ना, उसको नेचुरल तरीके से जो प्रोसेस थी वो तो दी नहीं गई। तो इज इट एथिकल? तो याद रखना, एथिकली ये ठीक नहीं है, ठीक है? नेचुरली जो एक्सटिंक्ट हो चुका है ना, हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? तो याद रखना, ये करने वाले कौन है? यूएसए वाले, अमेरिका। और आजकल अमेरिका वैसे पावरफुल है तो अमेरिका की वैसे बल्ले बल्ले हो रही है। अगर गलती से यही चीज अगर चाइना कर देता तो पता है क्या होता? दुनिया क्या कहती? दुनिया कहती कि चाइना ने ऐसा कर दिया, अब चाइना कोई नया डिजास्टर लेके आ रहा है, चाइना कोई नई बीमारी लेकर आएगा, है ना? तो ऐसा होता। लेकिन हाँ, एक तरीके से ठीक है, एक तरीके से गलत है। अभी वो जो मैमोथ जानते हो, एक ऐसे हाथी होते हैं जिनके बड़े बड़े दांत होते थे, फर्स्ट वर्जन ऑफ द एलिफेंट्स। बाद में एलिफेंट तो बाद में बने हैं, उनसे धीरे धीरे, जैसे हम बंदरों से बने हैं ना, जानवरों से, सिमिलरली वो मैमोथ होते थे। वो भी 5-6 हजार साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए। तो ऐसा भी कहा जा रहा है कि उनको भी दोबारा से लाने की बात हो रही है। और उनको लाने का रीजन ये दिया जा रहा है, जो इसमें डिस्कस किया हुआ है, कि उनको लाने का रीजन ये दिया जा रहा है कि वो जहां रहते थे ना 5,000 साल पहले, उस टुंड्रा में रहते थे। टुंड्रा है ना, एक इलाका होता है, ठीक है, जहां बर्फ वगैरह पड़ती है, जंगली, एक ऐसा बर्फीला फॉरेस्ट एरिया जहां बर्फ पड़ती है ना, पेड़ बर्फ से ढके रहते हैं, उसे टुंड्रा कह दिया जाता है। तो वहां पर पाए जाते थे। तो कहा गया कि अब क्या हो रहा है कि अगर उनको दोबारा से लाया जाएगा तो एज द क्लाइमेट वार्म्ड, दीज स्पीसीज डिसअपीयर्ड एंड द ग्रासलैंड्स गेव वे टू श्रबरी एंड सीड्स ऑफ द स्नो। अगर कहते हैं कि जैसे टेम्परेचर राइज कर रहा है, परमाफ्रोस्ट बिगिंस टू डिसअपीयर एंड रिजल्टिंग इन हाई एमिशंस ऑफ मीथेन, ए मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस देन कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर इसको काउंटर करना है तो बोले किसको लाओ? मैमोथ को पैदा कर दो दोबारा से। लेकिन क्या ये एथिकल है? क्या नहीं है। बस वही बात की जा रही है। तो सिंपल याद रखना, कुछ कुछ ऐसा हुआ है, डायरवोल्फ को बना दिया गया है, ठीक है? NIA interrogates Rana to investigate links with those accused in 26/11 अटैक केस। ये कल भी हमने पढ़ा था कि जो आपका उसके अंदर तुहव्वुर राना है उसको लाया गया है, लेकिन डेविड हेडली को नहीं लाया गया, उसको वहीं रखा गया। अब इससे इस बात का पता लगाया जाएगा कि पाकिस्तान का उस अटैक से क्या लिंक था। तो 26/11 आपको पता है कब हुआ था। उसके बाद NIA की फॉर्मेशन हो जाती है और वो सारी बातें हमने कल पढ़ ली थी, तो उसी का एक्सटेंडेड थोड़ा सा वर्जन है। अगर ये 2-4 बार और रिपीट होगी न्यूज़ तो हम इसके अंदर डेफिनेटली नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक इसके ऊपर एक MIT अपलोड कर लेंगे, ठीक है? पढ़ लेंगे हम उसमें। Indian EVMs not connected to internet or Wi-Fi, says election commission after US officials comment। देखो, यूएस से अमेरिका वालों ने कहा कि इंडिया को बैलेट सिस्टम पे इलेक्शन करवाना चाहिए। तो होता क्या है बैलेट सिस्टम, कि आपको ऐसे ठप्पा लगाना है, मोहर लगानी है, ठीक है, स्टैंप लगानी है कि जिसके नाम पर आप वोट देना चाहते हो। तो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने पर्चे किसी एक पार्टी के आए उतने उसको वोट चले गए। लेकिन सोचो, भारत में 100 करोड़ अगर वोट देने वाले हैं तो रिजल्ट आपको लाना एक दिन में, तो 100 करोड़ लोगों के पर्चे गिनने में बड़ी तकलीफ हो जाएगी। कितने रिसोर्सेज चाहिए, कितना टाइम चाहिए तुम्हें। तो पहले ऐसा होता था क्योंकि पहले पॉपुलेशन कम थी। तो पहले क्या था, 1968 तक क्या होता था, या मैं कह सकता हूं पहले स्टाम्प पेपर पर ही क्या होते थे, बैलेट पेपर पर इलेक्शन होते थे। फिर पहली बार याद रखना 1982 के अंदर केरला के कॉन्स्टिट्यूशन केरला के अंदर जो इलेक्शन हुए थे, स्टेट इलेक्शन, उसके अंदर पहली बार ईवीएम को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। बट उस समय बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थे, तो इसको आगे चल के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है, आगे चलकर। फिर 2003 में सभी के सभी स्टेट इलेक्शंस और बाई इलेक्शंस थे वो ईवीएम से कराए जाते हैं, है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन।
फिर 2004 में लोकसभा का इलेक्शन भी इससे होता है, और 2019 का जो इलेक्शन होता है उसमें लगभग लोकसभा की हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपकी जो आपका ईवीएम था उसका यूज हो जाता है। लेकिन दिक्कत क्या है समझना, बहुत बारी एलिगेशन लगता है कि जो ईवीएम है ना उसको हैक किया जा सकता है, ठीक है, लेकिन इसको हैक किया नहीं जा सकता। ऐसा कौन करा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कई बार पढ़ चुके हो, है ना। कब बना था? 25 ऑफ द जैन 1950, इसलिए 25 जनवरी को क्या बनाते हो? नेशनल वोटर्स डे। ज्ञानेश कुमार कौन है? आज के दिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, आर्टिकल 324 में लिखा है। ये चीज हमने कई बार पढ़ी भी है, ठीक है। बट एक बात समझना ध्यान से कि जो ईवीएम है, क्या इसको हैक करना पॉसिबल है क्या? तो याद रखना, हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि भाई पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है पॉसिबल? क्योंकि ना तो इंटरनेट से कनेक्ट, ना ये वाईफाई से कनेक्ट है, तो कैसे हैक करोगे? तो इसको हैक करने का एक तरीका है कि अगर आप इसके अंदर कोई चिप लगा दो तो हैक किया जा सकता है। लेकिन पूरे भारत में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में जब इलेक्शन होते हैं तो हर ईवीएम पे या हर बूथ पर जाकर, पोलिंग बूथ पर जाकर सभी को हैक करना तो पॉसिबल है नहीं। बात समझ में आ रही है? लेकिन जो वो होता था पोस्टल या बैलेट सिस्टम, उसको हैक करना ज्यादा आसान है। हो सकता है कि तुम पूरी की पूरी पर्चियां बदल दो, हो सकता है कि तुम वहां पर इतने पावरफुल बदमाश हो, जैसे यूपी के अंदर पाए जाते हैं नेता, कितने बदमाश पाए जाते हैं, वो किसी इलेक्शन बूथ को कैप्चर कर लें और लोग वहां जाए नहीं, वो खुद ही बैठ के ठप्पा लगा के डालते रहे अपनी अपनी पार्टी के ऊपर, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी XYZ पार्टी, उसी का ठप्पा लगा के डालते रहे, एक पूरी पेटी भर गई, बोले यहाँ पे सारे वोट यहाँ पड़ गए, वोटर्स तो पहुंचे नहीं। बात समझ में आ रही है? तो वो ज्यादा करप्शन हो सकता था। लेकिन अगर आज मैं वो करता हूं, अगर मैं ईवीएम वाले लोगों की बात सुनता हूं कि करप्शन होता है, जैसे एलिगेशन लगते हैं कि वो, आपने सुना होगा ना, कई बार कह दिया जाता है कि तुम वोट किसी को भी डालो, जैसे ये ईवीएम है, ठीक है, और मैंने कहा कि यहां पर 1 2 3 बना हुआ है, ये मैंने कह दिया कांग्रेस है, ये बीजेपी है, ये आम आदमी पार्टी है। अब कई बार आपने सुना होगा कि आप अगर कांग्रेस का बटन दबाओगे तो भी बीजेपी को वोट जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इस बात को इंश्योर करना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी लोगों तक पहुंचनी चाहिए, भाई ऐसा नहीं होता है। तो बीच में एक बात ये भी आई थी कि जब इलेक्शन होता है तो क्यों ना देखो हुआ क्या, जब लोगों में डाउट हुआ तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली 2004 में, ठीक है, बेसिकली क्या किया, वीवीपैट को इंट्रोड्यूस कर दिया। वीवीपैट, है ना। हालांकि पहली बार वीवीपैट का यूज 2014 के जनरल इलेक्शन में होता है। हमने क्या किया वीवीपैट में, वोटर, ठीक है, वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, क्या किया हमने, इसके जस्ट बगल में एक और मशीन जोड़ दी। अब अगर मैं इस पे वोट डालूंगा ना तो यहां से एक पर्ची निकलेगी इसी के सिंबल की, तो मुझे श्योर हो जाएगा मेरा वोट सही जगह गया है। तो कहा गया, अभी तक क्या होता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखने के लिए किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के रैंडमली 5 बूथ को उठाता है और उनकी पर्ची मैच कर लेता है, कितने वोट एक पार्टी को पड़े, क्या उतनी ही पर्चियां हैं इधर, क्योंकि अगर पर्ची निकली है तो वोट वही गया, सीधी सी बात है। तो उसके लिए करता है। तो किसी ने सुप्रीम कोर्ट में कह दिया था लास्ट ईयर कि 100% मैच कराया जाए, तो भाई टाइम तो उसमें वेस्ट होगा ना, तो टाइम ही तो नहीं है हमारे पास, टाइम बचाना है हमें, इसलिए कहा गया कि क्या लाया गया, वीवीपैट लाया गया। तो अभी यूएस के ऑफिशियल ने हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया कि भाई तुम लोग हैक हो सकते हो, तो हमारे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि हैक होना पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या था, वीवीपैट का कॉन्सेप्ट था, और ये क्या था, हमारा ईवीएम का कॉन्सेप्ट था। तो सिंपल सी इस बात को याद रखना। लास्ट ईयर बहुत ज्यादा न्यूज में था, है ना, क्योंकि इलेक्शन हुए थे। इलेक्शनों में आपको पता है कि एलिगेशंस लगते रहते हैं। किसने बनाया था इसको, ईवीएम को? तो याद रखना, इट हैज बीन डिवाइज्ड एंड डिजाइन्ड बाय द टेक्निकल एक्सपर्ट्स कमेटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन इन कोलैबोरेशन विद 2 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बेंगलोर अंडर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो बेंगलोर में है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और दूसरी है इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद में, ठीक है, जो कि अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इन दोनों ने मिलकर किसको बनाया होता है, आपकी ईवीएम को बनाया होता है, ठीक है। तो ये फैक्चुअल डाटा याद रखना, दोबारा न्यूज में आ गया। हालांकि पूरे साल हमने बहुत ज्यादा बार न्यूज में पढ़ा था इसको, ठीक है। हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। DRDO does release trials of long range glide bomb। आपने पढ़ा होगा DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जब भी कभी इंडिया के डिफेंस की बात होती है ना, आर्मी के लिए आपके टैंक बनाने होते हैं, नेवी के लिए जहाज बनाने होते हैं, शिप बनाने होते हैं, डिस्ट्रॉयर बनाने होते हैं, है ना, सबमरीन्स बनाने होती है, एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने होते हैं, तो DRDO काम आता है।
जब भी कभी कोई बेसिकली एयरक्राफ्ट या एरोप्लेन बनाना होता है, ठीक है, फाइटर प्लेन, ठीक है, ये सब बनाने होते हैं, हेलीकॉप्टर बनाने होते हैं, तो डीआरडीओ काम आता है। तो डिफेंस से रिलेटेड सारे काम ये करता है। और आपके एग्जाम में एक पैसेज यहाँ से मोस्टली आ जाता है, तो हम डीआरडीओ को अलग से पढ़ते भी हैं क्लास में, ठीक है। तो डीआरडीओ बना कब था, तो सिंपल याद रखना कब बना होता है, 1958 में, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो सिंपल याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर बना हुआ है। अब इसने क्या किया, एक गौरव नाम से ग्लाइड बॉम्ब बनाया है, जो कि 1000 किलोग्राम लोड लेकर, ठीक है, लॉन्ग रेंज तक जा सकता है, जिसको हम Su-30 MK से भी क्या कर सकते हैं, सुखोई 30 से भी उसको हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, उससे लॉन्च कर सकते हैं, ठीक है। कैसा बॉम्ब है, एयर टू सरफेस। देखो एक होता है एयर टू सरफेस, ऊपर से नीचे चलाना, ठीक है। एक होता है सरफेस टू एयर, नीचे से चलाया ऊपर किसी को अटैक कर दिया। एक होता है सरफेस टू सरफेस, है ना, सरफेस से सरफेस पे अटैक करना। एक होता है एयर टू वाटर, है ना, जो हवा से पानी में जाती है। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास वेपन्स होते हैं। तो बेसिकली ये क्या है, एयर टू सरफेस है, लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है, ठीक है। और इसका अभी क्या किया गया है, इसके ट्रायल शुरू हो गए हैं, तो ये न्यूज में आ गया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इनको फाइटर एयरक्राफ्ट से भी हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये आपके डिफेंस का एक वन लाइनर क्वेश्चन है, जिसको आपको डीआरडीओ के हैंडआउट में ऐड ऑन कर लेना है, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं। नाम क्या है इसका, गौरव, ठीक है। IEPFA एंड IPPB साइन MOA to launch phase 2 of निवेशक दीदी to boost rural women's financial literacy। जो आपके गांव में रूरल इलाकों में महिलाएं रहती हैं, उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए उनको यूपीआई चलाना सिखाना, उनको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करना सिखाना, उनके कुछ ऐसा सेटअप है उनके पास जिससे वो ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट को बेचकर पैसा कमा सकती हैं। तो किसी भी प्रकार के ऑनलाइन फाइनेंशियल जो लिटरेसी है वो उनको देने के लिए कौन सा प्रोग्राम आया था, निवेशक दीदी, नाम से समझ गए होंगे, ठीक है। अब जो किसने चलाया इसको, तो किसके अंडर में चला था, तो सिंपल याद रखना, इट वाज लॉन्च्ड इन 2023, ठीक है। और वो 2023 में आता है, 2025 में इसका दूसरा सेकंड वर्जन आया है, सिंपल याद रखना, ठीक है। इसको किसने लॉन्च किया था, तो याद रखना, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के अंडर इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। सिंपल वन लाइनर है, इट इज अ वुमेन लेड फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव फोकस्ड ऑन एम्पावरिंग रूरल पॉपुलेशन थ्रू कम्युनिटी बेस्ड फाइनेंशियल एजुकेशन, ठीक है। तो उसका दूसरा वर्जन आ चुका है और कुछ भी नहीं है, सिंपल वन लाइनर में याद रखना, ठीक है। 40,000 वुमेन को पोस्टल वर्कर में ट्रेन किया जाएगा एज निवेशक दीदीज फॉर आउटरीच अक्रॉस अनडिजर्व्ड रीजन्स। फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप लगाए जाएंगे, फोकस्ड करिकुलम रखा जाएगा, है ना। तो सिंपल सा याद रखना, है ना। बस दो बातें याद रखना, IEPFA क्या है, तो इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। इट वाज फाउंडेड इन 2006 अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 में, इसको बाद में उसके अंडर में निवेशक दीदी से उसको कर दिया गया, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंडर आता है। आपकी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक कब आया था, 2018 में। और इसकी मिनिस्ट्री कौन सी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में। सिंपल सा वन लाइनर में याद रखना। And this was launched by Prime Minister in 2018 to provide accessible, affordable and trusted banking services to the unbanked and underbanked sections of the society। क्योंकि बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे, जो बूढ़े लोग हैं, जो हमारे ओल्ड एज के लोग हैं, वो पोस्ट ऑफिस में अपना पैसा जमा कराते हैं। और पोस्ट ऑफिस की फैसिलिटीज अगर आप कभी विजिट किए होंगे अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, है ना, तो आपने देखा होगा वहां पर सारा काम कागजी होता है, ऑनलाइन बहुत कम होता है। तो उसको भी डिजिटल बनाने के लिए पोस्ट पेमेंट बैंक स्टार्ट किए गए थे, ठीक है। ATM वगैरह स्टार्ट किए गए थे, 2018 में हुआ था। तो उसके अंडर में निवेशक दीदी 2.0 आ गया। सिंपल वन लाइनर में याद रखना। ओके, आई थिंक आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप आकर एनी टाइम मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा से फिर कभी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।